हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और टाइप्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके मेथड्स जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 20 मार्क्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, एक्सप्लेन द मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेथड्स जो है इसके 5 मेथड्स हैं टोटल। तो फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि प्राइजेस में चेंज आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा। वो इक्वल टू 1 होगा, वो लेस देन 1 होगा, या वो मोर देन 1 होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अब इस चीज़ को हम जो है टेबल और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर को जब हम टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तब आपने क्या करना है कि आपने एक मेन हेडिंग ले लेना, प्राइस, क्वांटिटी और साथ में टोटल एक्सपेंडिचर। आपने इनिशियली कोई भी प्राइजेस ले लेने हैं। सपोज मैं यहाँ पे 10 लेती हूँ और क्वांटिटी में 20 लेती हूँ। 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका, 200 आ गया। आपने क्या करना है कि एक बार प्राइजेस को इनिशियल वैल्यूज के साथ कम करना है और एक बार आपने प्राइजेस को क्या कर देना है, आपने क्या करना है कि एक बार प्राइजेस को बढ़ा के बताना है और एक बार प्राइजेस को आपने क्या कर देना है, कम कर देना है। तो इनिशियली वैल्यू आपकी ये है, तो एक बार हमने इसे क्या कर दिया, इसको ज्यादा कर दिया। तो हमने क्या करना है, 20, जब मैंने प्राइजेस 20 रखे तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि ये टोटल एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो 20 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि 200 आए, तो 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपका, 200 आ गया। इसी तरह से जब प्राइजेस पहले 10 थे और अब मैंने प्राइजेस 5 कर दिए, तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर मेरा 200 ही आए, तो 5 को हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 200 आएगा। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है कि प्राइजेस अगर ज्यादा हो रहे हैं तो डिमांड क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड को भी आपने माइंड में रखना है। तो जब आपने यहाँ पर, अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि प्राइजेस के राइज होने से या प्राइजेस के फॉल होने से, व्हेन देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर एट दैट टाइम इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। कि यहाँ पर जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है बट प्राइजेस में चेंज आया है, तब उस टाइम पर इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी, इक्वल टू 1। अब दूसरी जो सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में फिर दोबारा से आपने यही लिख देना है, प्राइजेस लिखनी है, क्वांटिटी दोबारा से लिखी और वो दोबारा इनिशियल सिचुएशन आपकी यही रहेगी। उसके बाद फिर हमने एक बार प्राइजेस को इंक्रीज करना है, एक बार हमने प्राइजेस को डिक्रीज कर देना है। अब यहाँ पर देखो, जब हमने प्राइजेस को इंक्रीज किया तो प्राइजेस को मैंने इंक्रीज किया, तो जब उसके इंक्रीज करने से यहाँ पर आप देखो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज किया मैंने। तो आपने कोई भी एक वैल्यू बढ़ा के लिख देनी है। तो आप देखो 20 को जब मैं बढ़ानी, जब मैंने कितनी लिखी, 300, इट मीन्स 20 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा हमारा, 300 आ जाएगा। इसी तरह से प्राइजेस को कम किया, जब प्राइजेस को कम किया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो मान लो मैं 200 की, 200 से मैंने कम वैल्यू लिख दी 100, तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 20 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा मेरा, 100 आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में आप देखो क्या लिखोगे कि प्राइजेस के इंक्रीज होने से जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। एंड प्राइजेस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो गया, फॉल हो गया। तब उस टाइम पर इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी, इट विल बी लेस देन 1। अब जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन में फिर इनिशियल वैल्यूज आप लिख लो, 10, 20 और 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका, 200 आ गया। अब यहां पर देखो, फिर आपने एक बार प्राइजेस को इंक्रीज किया। अब यहां देखो आप कि जब हमने प्राइजेस को इंक्रीज किया तो टोटल एक्सपेंडिचर मैंने पहले से कम लिया। आपने कोई भी वैल्यू लेनी है लेकिन थोड़ी इससे कम ले लेना। तो 20 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, 160। इट मीन्स प्राइजेस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसके बाद प्राइजेस को हमने क्या किया, दोबारा से कम कर दिया। तो जब मैंने प्राइजेस पहले 10 थे, अब मैंने क्या किए 5, तो 5 को, अब देखो आप जब प्राइजेस कम किए हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर हमने पहले से 200 से ज्यादा ले लेना। तो कोई भी आप वैल्यू ले लो 200 से ज्यादा। सपोज हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं। तो 5 को 5 के साथ, तो अगर मैंने 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या आ गया हमारा, 300 आ गया। तो अब यहां देखो कि प्राइजेस के राइज होने से टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। एंड प्राइजेस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। इट मीन्स इट इज शोइंग द नेगेटिव रिलेशन। ये क्या बता रहा है आपका, नेगेटिव रिलेशन बता रहा है बिटवीन प्राइजेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और लेस देन वाले में आपने
हमने याद रखना है कि कौन सा रिलेशन बता रहा है, इट इज शोइंग द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइजेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर की प्राइजेस के राइज होने से ये टोटल एक्सपेंडिचर राइज हुआ, कम होने से ये कम हुआ। एंड यहाँ पर क्या रिलेशन था आपका, यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अब ये तीनों सिचुएशन को हम किसके थ्रू करेंगे, डायग्राम के थ्रू करेंगे। तब आप यहाँ देखो, आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो ओ एक्स और यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर हम ले लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर और इस साइड हम ले लेंगे प्राइस। अब टोटल, अब इस चीज़ को, ये सेम सिचुएशन आपने बस अब ध्यान में रखनी है, इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इनिशियली आपने क्या करना है कि कोई भी प्राइजेस आप ले लो। सपोज मैंने कितने प्राइजेस लिए, ओपी, मैंने ओपी प्राइजेस लिए एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका हम ले लेते हैं, मान लो पीई, ये आप इस तरह से ले लो, या ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, तो या ये वाला पोर्शन, ये और ये पोर्शन क्या है आपका टोटल एक्सपेंडिचर का। तो पीई जो है वो क्या है आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। सपोज मैं ये कहूँ कि स्टार्टिंग में प्राइजेस 10 थे और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 200, सो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। उसके बाद हमने क्या करना है, प्राइजेस को इंक्रीज करना है। तो मान लो मैं प्राइजेस को क्या कर देती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ। तो प्राइजेस को जब हमने इंक्रीज किया तो प्राइजेस इंक्रीज होकर कितने हुए आपके OP1, एंड उस टाइम पर हम ये कहेंगे कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो जो है वो सेम है। यहाँ देखो प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन प्राइजेस के इंक्रीज होने के बाद देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आया है। इट मीन्स यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, E=1। ये चीज हमने की थी अभी कि चाहे प्राइजेस राइज कर जाए चाहे प्राइजेस फॉल कर जाए, जब ये सिचुएशन होगी एट दैट टाइम देयर विल बी नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब कोई चेंज नहीं होगा उस टाइम पर इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी, =1। अब ये एक सिचुएशन होगी। अब सेकंड सिचुएशन हम ये और ये दोनों एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अब यहाँ देखो कि जब प्राइजेस मान लो कम हुए, हम ये सिचुएशन ले लेते हैं कि प्राइजेस जो हैं, अब इसी से कंपैरिजन करना, अपने स्टार्टिंग वाली से इससे कंपैरिजन करोगे तो जब प्राइजेस कम हुए तो प्राइजेस कम होकर अब हो गए OP2। अब प्राइजेस जब कम हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। आपने इस लाइन के साथ कंपैरिजन करना है, इसके साथ PE। अब पहले PE था, अब कितना हो गया आपका P2E2। इट मीन्स ये लाइन बड़ी है और ये लाइन क्या है, छोटी है। इट मीन्स इनिशियल सिचुएशन से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ एंड प्राइजेस भी क्या हो गए, कम हो गए। तब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे। आप यहां देखो कि प्राइजेस के कम होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, कम हुआ। तब उस टाइम पर इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी हमारी, <<1। इट मींस इट इज शोइंग द पॉजिटिव रिलेशन की प्राइजेस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद अब हमारा एक रह गया >1। अब उसमें देखो आप कि जब प्राइजेस, एक बार हमने अब हम प्राइजेस यहां ले लेते हैं इनिशियल सिचुएशन से। अब प्राइजेस जो है वो कितने हो गए हमारे, OP3। कहते हैं अब जब प्राइजेस बढ़े तो प्राइजेस के बढ़ने के बाद OP3 प्राइजेस थे, अब टोटल एक्सपेंडिचर अब हमारा हो गया P3E3। अब आप फिर कंपैरिजन करो, यहां पर PE ये लाइन बड़ी है और P3E3 ये लाइन छोटी है। इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, लेकिन कम कब हुआ, जब प्राइजेस क्या हो गए हमारे, बढ़ गए। तो यहां देखो कि प्राइजेस के राइज करने से जब टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तब उस टाइम पर जो इलास्टिसिटी होगी इट विल बी >1। तो इट मीन्स कि जब हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो यहां पर जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, >1। तो ये था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का टेबल और डायग्राम। ये आपने एग्जाम में इस तरह से लिखना है। तो उसके अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा पॉइंट मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो है हमारा पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड जो है ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट मेथड के अंदर वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डिमांड कर्व गिवन है। सपोज AB जो है इट इज अ डिमांड कर्व, एक डिमांड कर्व गिवन है एंड गिवन डिमांड कर्व के ऊपर ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो कहते हैं ये जब इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जब हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे ना, तो उसके लिए जो भी फॉर्मूला
फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो उसकी हेल्प से जो भी निकालेंगे वो क्या निकलेगा हमारा, वो किसके अंदर आएगा, आपका पॉइंट मेथड के अंदर आएगा। एंड इलास्टिसिटी के लिए पॉइंट मेथड के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन। अब आप यहाँ पर ये देखो कि सपोज मैं ये कहती हूँ कि ए भी एक डिमांड कर्व है एंड ये वाली जो लाइन है ना, आप एग्जांपल से ले लेते हैं कि ए बी जो है फुल लाइन है, ये है आपकी 4 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ देखो मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। इट मीन्स कि ये पूरी लाइन जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर पूरी लाइन 4 सेंटीमीटर की है तो ये अगर 4 पार्ट्स में आ गई तो 4 पार्ट्स में आने के बाद इट मीन्स कि ईच पार्ट जो है वो कितने का हो गया, आपका 1 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। सपोज सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं पी, आप ये वाला पॉइंट ले लो पी। अब इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ेगा। तो कहते हैं इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट पी, यहां पर आप लिख लो इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के ऊपर इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या था आपका, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन। आप ध्यान से समझना, आपको आ जाएगा समझ में। तो यहां पर देखो लोअर पोर्शन, ये लाइन देखो, और इस लाइन का नीचे वाला पोर्शन। तो नीचे वाला पोर्शन क्या है आपका पी बी और ऊपर वाला पोर्शन क्या है आपका पी ए। जब हमने पी पॉइंट की बात की है करनी है तो हमने सिर्फ पी को देखना, किसी और को नहीं देखना। तो पी बी ओवर पी ए, तो यहां पर लिखेंगे ई डी इज इक्वल टू पी बी ओवर पी ए। अब यहां देखो पी बी, तो ये वाला पोर्शन 2 सेंटीमीटर का हो गया और ये वाला पोर्शन कितना का हुआ आपका 2 सेंटीमीटर का हुआ। इट मीन्स 2/2। तो इलास्टिसिटी कितनी हुई आपकी, इक्वल टू 1। इट मीन्स कि पी पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, इक्वल टू 1। अब हमने इलास्टिसिटी, अब हमने इसको इसके ऊपर फाइंड आउट कर ली। अब हम लेंगे P1 के ऊपर। अब जब P1 को देखेंगे तो सिर्फ इसको ही देखना, बाकियों को नहीं देखना आपने। तो जब P1 के ऊपर लिखेंगे तो यहां फिर लिख लो आप इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट P1। अब जब P1 के ऊपर देखेंगे, अब मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ इसको कंसीडर करना, बाकियों को कंसीडर नहीं करना। तो इसका लोअर पोर्शन क्या आएगा आपका, इसका लोअर पोर्शन आ गया P1B और ऊपर वाला पोर्शन क्या आया आपका P1A। तो यहां पर आएगा ED इज इक्वल टू P1, ये नीचे वाला पोर्शन आएगा P1B, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है लोअर पोर्शन, तो पहले हमने लोअर पोर्शन लेना है। तो P1B ओवर P1A। तो P1B कितना है आपका 1 सेंटीमीटर एंड अब ये देखो P1B ये 1 सेंटीमीटर है, अगर ये 1 है तो बाकी ऊपर वाला कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, तो 1/3। तो ये कितना आया आपका 0.3 एंड 0.3 जो है इट इज लेस देन 1। तो यहां पर हम लिख देंगे इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी आपकी, लेस देन 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने ये P पर भी फाइंड आउट कर ली, P1 पर भी कर ली। अब हम करेंगे P2 पर। सपोज ये एक अलग पॉइंट है P2, इस पर फाइंड आउट करेंगे। अब फिर दोबारा आपने इन दोनों को नहीं देखना, इनको नहीं देखना, सिर्फ आप ये वाला पॉइंट देखो। अब P2 के ऊपर जब है तो इसका लोअर पोर्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा सारा, इसका लोअर पोर्शन ये सारा आएगा। तो लोअर पोर्शन अब क्या बनेगा P2B एंड अपर पोर्शन क्या बनेगा P2A। तो लिख देंगे यहां पर हम इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट P2। तो पॉइंट P2 के ऊपर इलास्टिसिटी आएगी आपकी P2, ये नीचे वाला पोर्शन P, ये वाला P2B और अपर पोर्शन आएगा P2A। तो P2B, अब ये देखो नीचे वाला पोर्शन ये पूरा हो गया 3 सेंटीमीटर का और ये कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का। तो 3/1, तो 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर इलास्टिसिटी आ गई ग्रेटर देन 1। अब 2 पॉइंट और रह गए हमारे, एक ये रह गया और एक ये रह गया। कहते हैं इनके ऊपर भी हमने फाइंड आउट करनी है। जब हम इनके ऊपर फाइंड आउट करेंगे इलास्टिसिटी, अब हम कहते हैं कि मान लो P2 है, यहां पर मैं लिख देती हूँ P3। अब मेन पॉइंट अब ये वाला, अब आपने नीचे वाले नहीं देखने, अब ये पॉइंट नीचे, अब ये वाला पॉइंट है। अब मैं यहां पे लिख देती हूँ इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट P3। अब देखो आप P3 के ऊपर, अब इसका लोअर पोर्शन ये सारी लाइन बन जाएगी और इसका अपर पोर्शन तो यही है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इसके नीचे वाला पोर्शन सारा आ जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे E इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू P3B ओवर P3A। ऊपर वाला पोर्शन वही है, कुछ नहीं है वहां पर। तो P3B ये पूरी की पूरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 0 आएगा। 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या आया आपका E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ लिखेंगे P4। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट P4।
अब P4 के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, P3 के ऊपर कर ली, P4 के ऊपर करेंगे। अब इसका देखो आप, इसका लोअर पोर्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे ED इज इक्वल टू P4B ओवर P4A। तो लोअर पोर्शन 0 है, तो 0/4, तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो गई, क्योंकि 4 ऊपर वाला पोर्शन सारा आ जाएगा, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां पर इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो आप इस एग्जाम्पल के साथ अगर आप करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने ये कर लेनी है, 5 पॉइंट है हमारे पास, तो पांचों पॉइंट के ऊपर हमने इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पर देखो, ये डिमांड कर्व जो है ना बिल्कुल सीधी लाइन है, इट मीन्स दिस इज अ लीनियर डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है तब उस टाइम पर आपने इलास्टिसिटी इस तरह से फाइंड आउट करनी है। दूसरा जो है, जब डिमांड कर्व जो है आपका नॉन लीनियर होगा, जब नॉन लीनियर डिमांड कर्व होगा तब उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल आपने लिख देना है कि नॉन लीनियर डिमांड कर्व पहले होता क्या है कि जो डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन में ना होकर वो कर्व्ड शेप में हो, दिस इज नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ये देखो कर्व्ड शेप है, तो ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व है। कहते हैं इस डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज इससे टच करती हुई आपने एक लाइन ड्रॉ की। अब ये जब लाइन ड्रॉ की तो आपने देख लेना है कि ये कहाँ, ये मान लो P पॉइंट है। अब आप यहाँ देखो कि ये जो पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है, ये पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इट मीन्स वहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी, इक्वल टू 1, जैसे कि हमने यहां पर किया था 2/2 इक्वल पार्ट्स थे, तो वो क्या था वहां पर, इक्वल टू 1। अब ये एक सिचुएशन ये है आपकी, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। अब यहां देखो, आप मान लो एक ये है और ये सिचुएशन भी हो सकती है, एक ये हो सकती है और एक सिचुएशन आपकी ये वाली भी हो सकती है। अब यहाँ देखो, सभी में आप लिख लेना, ये यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी क्या है आपकी क्वांटिटी, और इधर क्या है आपका प्राइस, और इधर भी क्या है आपका प्राइस। तो ये 3 सिचुएशन। अब इसमें देखो, इस सिचुएशन में क्या है कि ये डिमांड कर्व जो है, ये वाला जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ है, और ये कहां पर टच कर रहा है, ये ऊपर कहीं टच कर रहा है, ये सेंटर में टच नहीं कर रहा। इट मीन्स कि जो नीचे वाला पोर्शन ज्यादा है और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, कम है। लोअर पोर्शन ज्यादा है, अपर पोर्शन क्या है आपका, कम है। तो आप देखो, यहां पर देखो आप, ये वाला जब यहाँ पे टच करेगा तो नीचे वाला पोर्शन ज्यादा था और ऊपर वाला पोर्शन क्या था आपका, कम था, तो 3/1 था, तो ग्रेटर देन थी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर भी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर जब टच करेगी ये सिचुएशन होगी, तब इस सिचुएशन में क्या है, लोअर पोर्शन कम है, अपर पोर्शन क्या है, ज्यादा है, तब इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या होगी, लेस देन 1। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व के केस में। तो ये आपके हो गए अब 2 मेथड। उसके बाद आप देखो, यहाँ पर है आपका थर्ड मेथड बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड, इसके लिए जस्ट एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो। इसका फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, तो ये पोर्शन किसके इक्वल है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर इनिशियल डिमांड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर इनिशियल डिमांड। अब यहाँ पर देखो कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये हमने कैसे निकाली, ये निकाली हमने Q1 माइनस Q। अब यहां देखो चेंज कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक डिमांड कर्व है, ये एक है, और यहां पर ये हमारे पास 2 पॉइंट है, मान लो ये है और ये है। तो अब यहां देखो चेंज, अब यहां से यहां भी तो चेंज है और यहां से यहां भी चेंज है। तो अगर मैं यहां पे Q कहती हूं तो यहां पर क्या होगी, Q1। तो Q1 से लेके Q तक ये जो चेंज है इसको उन्होंने बोला है। तो चेंज कैसे निकाला, Q1 माइनस Q एंड ओवर Q, इट मीन्स ये जो Q1 है ये आएगी आपकी न्यू क्वांटिटी, Q जो है ये क्या है आपकी इनिशियल क्वांटिटी। इसी तरह से Q इनिशियल क्वांटिटी। इसी तरह से चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे कि पहले मान लो प्राइजेस OP थे, अब प्राइजेस कितने हो गए, OP1। तो ये चेंज कहां से निकालेंगे, P1 से लेके P1 तक। तो यहां पर चेंज इन प्राइस P1 माइनस P ओवर P। अब आप देखो कि जो चेंज होता है ना, उसके लिए हम साइन क्या यूज करते हैं, डेल्टा Q। एंड इनिशियल क्वांटिटी अगेन वही आ गई, P1 माइनस P किसके इक्वल है आपका, डेल्टा P। तो जब ओवर करके इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा Q ओवर Q मल्टीप्लाई बाय P ओवर डेल्टा P। तो यहां पर ये डिवाइड का साइन आएगा, ये आपका डिवाइड का साइन आएगा यहाँ पर।
तो अब क्योंकि 100 है तो 100 के साथ 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ओवरऑल आपका ये फॉर्मूला आएगा। तो जस्ट आपने प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर बस आपने इतना ही लर्न करना है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। उसके बाद फोर्थ मेथड जो है वो है आपका आर्क मेथड। ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी सिर्फ इतना ही लर्न करना है और कुछ नहीं करना। तो आर्क मेथड जो है वो क्या बताता है, कहते हैं इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स ऑन अ गिवन डिमांड कर्व। अब ये देखो एक डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व के ऊपर सपोज ये 2 पॉइंट्स है, मान लो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो जब कहते हैं इनके ऊपर हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या बन रही है, एक तरह की आर्क बन रही है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए कहते हैं जो भी फॉर्मूला होगा उसको उसकी हेल्प से जब निकालेंगे, दैट इज आर्क मेथड। अब आर्क मेथड के लिए इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो ये जस्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। अगेन वही Q1 माइनस क्यू। अब देखो Q क्या था आपकी, मान लो मैं ये कहती हूँ ये P इनिशियल प्राइसेस है और इनिशियल क्वांटिटी Q है, एंड P1 जो है वो न्यू प्राइसेस है, एंड यहाँ पर न्यू क्वांटिटी क्या है, Q1। अब यहाँ देखो Q1 माइनस क्यू, तो Q1 माइनस क्यू ये चेंज है, मतलब इस पॉइंट से लेके A से लेके B तक हमने इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने की कितना चेंज आया, तो वो जो चेंज है वो निकालेंगे हम इस मेथड की हेल्प से। तो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें बस इतना ही आपने करना है और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, वो है आपका रेवेन्यू मेथड। तो रेवेन्यू मेथड को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है आपकी एक थ्योरम है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगी। तो रेवेन्यू मेथड में देखो, रेवेन्यू मेथड के लिए जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का वो ये है A/A माइनस M। A के लिए उन्होंने यूज किया है एवरेज रेवेन्यू, M के लिए उन्होंने यूज किया है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप यहां देखो कि एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, कि जब टोटल रेवेन्यू को उसकी यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल कैसे निकालते हैं, कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करने से टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप रेवेन्यू वाला चैप्टर करोगे। फिलहाल अभी इतना ही मीनिंग आप कर लो, उसके बाद आपको डिटेल में और क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं रेवेन्यू मेथड की हेल्प से जब हमने इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आपको ये डेरिवेट करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। कैसे, अब कहते हैं रेवेन्यू मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज की थी पॉइंट मेथड के अंदर, कि पॉइंट मेथड में जब हमने इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला है लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन। इट मींस पहले हमने ये इधर लोअर पोर्शन लेना है और फिर हमने क्या लेना है यहाँ पर अपर पोर्शन। अब ये डायग्राम देखो, अपने डायग्राम पहले कैसे बनानी है, ये डायग्राम मैं बता देती हूँ आपको, डायग्राम आप कैसे बनाना। अब यहाँ देखो, आपने डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाना, तो यहाँ देखो आप OXY, तो एक आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो ये लाइन जो बनेगी, ये लाइन बनेगी आपकी AR। उसके बाद आपने ना एक सेंटर में पॉइंट ले लेना, यहाँ पर ऐसे करके। जब आप सेंटर में पॉइंट लोगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके आप ड्रॉ कर लेना। एक लाइन जब आपने यहाँ से ड्रॉ की, तो आपने इसके सेंटर से कहीं एक लाइन और ड्रॉ करनी है ऐसे करके। ये आप देखो, ये आपकी लाइन बन गई। तो आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये इस लाइन को इसके कहीं सेंटर पर, मतलब इसको काटती होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया आपका MR, सेंटर से कहीं काटती होनी चाहिए। तो ये वाला जो बनेगा वो क्या बनेगी आपकी लाइन MR की, कि AR और MR की जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है ऐसा। और ये हम डिटेल में रेवेन्यू वाले चैप्टर में कर लेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही याद रखो कि इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, इसकी डाउनवर्ड शेप होती है। तो अब यहाँ देखो आप, अब ये चीज मैंने बनाई यहाँ पर। अब आपने क्या किया, सेम चीज है। अब आपने क्या करना है, जो सेंटर वाला पॉइंट था उससे हमने एक लाइन खींचनी है, और उस सेंटर वाले पॉइंट से हमने इधर भी एक लाइन खींच लेनी है। अब इस चीज के लिए क्या करना है, अब आपने, अब इसको आप देखो, इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमने 2 ट्राइंगल लेनी है। एक हमने लेना है ये वाला पोर्शन, ये मैं डार्क कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन डार्क कर रही हूँ, पहले हमने वो ट्राइंगल्स लेनी है। ये देखो आप, ये वाला पोर्शन, और दूसरा एक ये वाला पोर्शन, जो ट्राइंगल्स मैंने डार्क किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहां देखो क्या ट्राइंगल ली हमने, AEP, और दूसरी हमने क्या ली, PMB। AEP और
PMB। तो अब कहते हैं ये दो ट्राइंगल हैं, PMB एंड AEP। कहते हैं ये ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें 10th में पढ़ी हुई हैं। तो जब ट्राइंगल्स वो एज्यूम करके चलते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उन ट्राइंगल्स की जो साइड्स की जो रेशो है वो भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो अब ये कैसे, जैसे ये मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है ना। तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, मतलब इस साइड और ये साइड, इन दोनों की रेशो सेम होगी, इसकी और इसकी सेम होगी और इसकी और इसकी सेम होगी। तो साइड्स की जो रेशो है वो आपने क्या ले लेनी है, सेम ले लेनी है। तो यहां पर देखो इस ट्राइंगल में, अब इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री की है तो ये भी क्या है आपकी 90 डिग्री की। तो आप और इधर देखो, अगर ये लाइन इस, हमने ट्राइंगल क्या ली है, एक ये ली है और एक ये ली है। इट मीन्स इस ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन एंड इस ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन। तो PB/PA, PB/PA। हमने अब ये नीचे वाला पोर्शन ही क्यों लिया है, क्योंकि पॉइंट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या था आपका, लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन, इसलिए हमने PB/PA लिया है। ऊपर वाला पहले नहीं लेना, नीचे वाला पोर्शन आपने लेना है। फिर इस ट्राइंगल का आप देखो 90 डिग्री वाला ये पोर्शन है PM एंड इस ट्राइंगल का 90 डिग्री वाला पोर्शन है आपका AE। इट मीन्स हम लिख देंगे PM/AE। ये आ गया आपका। तो क्यों आया, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या थी, आपस में सिमिलर थी। अब एक तो मैंने ये पोर्शन डार्क किया, अब दूसरा देखो आप, दूसरा आपने क्या करना है। अब ये ट्राइंगल थी ना जो डार्क किया, इसके अंदर भी ट्राइंगल्स हैं। यहां पर देखो, एक ये ट्राइंगल और एक ये, अब मैं जो डार्क कर रही हूं अब उसको आपने देखना है, ये और एक ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो यहां पर देखो, अब हमने क्या ली थी, पूरी बड़ी वाली AEP और PMB ये ली थी। अब हम लेंगे AET और TPL, AET और TPL, ये हमने ली AET और TPL। कहते ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी सारी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग सारी साइड्स और उनके सारे एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इस चीज के लिए उन्होंने बोला कि जब अब ये ट्राइंगल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो अगर ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल है और तो ये ट्राइंगल है। इट मीन्स ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने एंगल्स देखने हैं तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज की बात की है, तो उन्होंने उसको फुली प्रूफ नहीं किया, जस्ट उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी सारी साइड्स और उनके सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स कि ये ट्राइंगल, हमने जो छोटी ट्राइंगल्स ली थी, एक ये ली थी हमने और एक हमने ये ली थी, तो इस ट्राइंगल का 90 डिग्री और इस ट्राइंगल का 90 डिग्री, इट मीन्स ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। AE/PL, ये हमने लिख दिया यहां पर, PL/AE। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन देखना है। अब ये तो ऑलरेडी हमें पता ही था, PB/PA। अब यहां पर देखो, इस चीज को ध्यान से देखो आप, PM/AE। हमने अब क्या करना है, इस AE की जगह पर हमने क्या लिख देना है, PL, क्योंकि AE किसके इक्वल है, आपकी PL के इक्वल है। इसलिए हमने इस रेशो के अंदर हमने क्या लिख दिया, AE की जगह पर हमने क्या लिख दिया, PL लिख दिया। तो अब आप आगे देखो, ये जो लाइन है आपकी PM, ये था PL, अब ये लाइन थी आपकी PM, ये हमने एज इट इज लिख दी। अब यहां देखो नीचे PL, अब ये जो PL है ना, ये इतना पोर्शन है आपका, इतना वाला पोर्शन। ये इतना पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, ये पूरी लाइन में से जब हम इतना वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ये पूरी लाइन क्या है आपकी PM, तो PM, और इस पूरी लाइन में से, क्योंकि हमें चाहिए क्या, PL चाहिए ना, हमें इतना पोर्शन चाहिए, तो इस पूरी लाइन में से जब हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये आ गया आपका LM। PM में से LM हमने जब माइनस किया तब हमारा क्या आ गया, ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा PL। अब आप देखो आगे कि ये जो PM है, ये जो PM है, ये P पॉइंट जो है वो कौन सी लाइन के ऊपर है, कौन सी लाइन के ऊपर था, हमारा AR के ऊपर, और ये किसके ऊपर है, हमारा MR के ऊपर। तो PM जो है ये है आपका AR के ऊपर, तो उसके लिए हमने लिख दिया AR, और उसके बाद LM। आप ये देखो, ये जो LM है वो हम M - LM, तो आप यहां देखो AR की जगह पर हमने क्या लिखा था,
ए आर की पी एम की जगह पर हमने क्या लिखा, ए आर, और फिर पी एम की जगह पर फिर ए आर आ गया, और एल एम, ये जो एल एम है, अब यहाँ पर देखो ये एल पॉइंट कौन सी लाइन से आया, कौन सी लाइन पर है, एम आर पर, तो इसलिए उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, एम आर, तो इसलिए ए ओवर ए माइनस एम। तो यही हमने प्रूव करना था कि रेवेन्यू मेथड में ए ओवर ए माइनस एम के इक्वल होता है। तो ये थे आपके 5 मेथड, जो कि कंप्लीट आंसर है आपका 20 मार्क्स के लिए। तो जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आप एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन करके आते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।